और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं बेहद खास। ये देखिए, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आज मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है और इस वक्त की तस्वीरें गृह मंत्रालय पहुंचे हैं अमित शाह। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से जेपी नड्डा और इसके अलावा और कई मंत्रियों ने अपना पदभार संभाला है। और इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय जब अमित शाह पहुंचे हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर फूल देकर। तो गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं अमित शाह और आज ही कार्यभार वो भी संभालेंगे। कल मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है और आज से एक्शन में नजर आ रहे हैं तमाम मंत्री एनडीए सरकार। तो ये देखिए तस्वीरों में गृह मंत्रालय पहुंच गए अमित शाह और किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने आई। तो मीडिया ने बात करने की कोशिश भी इस दौरान की है, लेकिन सीधे गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं अमित शाह। इस वक्त की ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आज कार्यभार संभालने के लिए अमित शाह गृह मंत्रालय में दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचे सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। तो कार्यभार संभालने गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं अमित शाह और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्रालय पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है और मीडिया ने इस दौरान उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय में दाखिल हो चुके हैं अमित शाह। आज ही कार्यभार वो संभालेंगे बतौर देश के गृह मंत्री। कार्यभार संभालने के लिए आज अलग अलग मंत्री पहुंचे हैं, अपने अपने मंत्रालयों का उन्होंने रुख किया। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा की दिखाई थी और अब देखिए तस्वीरों में आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, कल ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है और आज एक्शन मोड में सब नजर भी आने लगे हैं, कार्यभार संभाला जा रहा है। गृह मंत्री की तस्वीरें हमारे सामने। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, गृह मंत्री पहुंच गए हैं और इससे पहले वो नेशनल पुलिस मेमोरियल गए थे जहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी पुलिस के जवानों को और अब वो मंत्रालय पहुंचकर वहां चार्ज ले रहे हैं। तो ये इनका दूसरा टर्म होगा। जिस तरह के ऐतिहासिक काम उन्होंने पहले टर्म में किए थे, अब आगे की उम्मीदें भी उनसे उतनी ही बढ़ जाती हैं और ये माना जा रहा है कि अमित शाह इस बार जो बचे हुए काम हैं उन कामों को भी पूरा करेंगे और उस लिहाज से उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और थोड़ी देर में वो चार्ज लेने वाले हैं। गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं, अपने कमरे में पहुंचकर वो चार्ज लेंगे और सबकी निगाहें उनके ऊपर लगी हुई है कि गृह मंत्री किस तरह से 370 को हटाए, उसके बाद ट्रिपल तलाक को उन्होंने हटवाया, उसके पहले उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी को चेंज किया। तो कई क्रांतिकारी काम, आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने अपने टेन्योर में गृह मंत्रालय में किया है और आगे उनसे उम्मीदें और बढ़ती हैं। तो इस टेन्योर में भी उनके पास कई ऐसी चीजें हैं जिसको वो अमल करेंगे। सीएए जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना था उसको लागू करवाना वो शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी और उसको पूरी तरह से लागू करवा देश भर में लागू करवाना ये बहुत बड़ी उनके पास चुनौती भी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने इसको कहा है कि किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। तो ये ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो इनके सामने हैं। आज वो शपथ ग्रहण के बाद आज वो चार्ज ले रहे हैं और चार्ज के बाद उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां भी आनी बाकी हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं उन्होंने कार्यभार संभालने की शुरुआत कर दी है। 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद कल शाम को विभागों का बंटवारा हुआ, जिसके बाद आज सभी मोदी 3.0 के मंत्री अपने अपने विभाग पहुंच रहे हैं और पदभार संभाल रहे हैं। सबसे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने रेल, सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कामकाज संभाला। तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके बाद भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री, गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय, किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और जयंत चौधरी ने कौशल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। शपथ लेने के बाद मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने अपने विभाग का एजेंडा साफ कर दिया है। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को संदेश दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में सुधार जारी रखने का भरोसा दिलाया। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड
a solution to it, so that that cannot be the policy of a good neighbor. और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का। और इस बीच आपको दिखा देते हैं कैसे अलग अलग मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार संभाला है। चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने इस दौरान क्या कहा, जरा सुनिए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है, इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है, उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। इस बीच कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार अब से कुछ ही देर पहले संभाला है और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी आपको नजर आ रही हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, पहली बार मोदी कैबिनेट में वो मंत्री बने हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्रालय में जाकर अपना पदभार ग्रहण किया। और इस बीच बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए, सेवक के लिए मर्यादा जरूरी है। मोहन भागवत का ये बड़ा बयान, सेवक मर्यादा से चलता। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। विपक्ष को लेकर भी मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष का विचार भी जरूरी है, विपक्ष को विरोधी नहीं मानना चाहिए, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। मणिपुर हिंसा पर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर शांति की राह देख रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा?
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल पर रोक से इनकार, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा ऑब्जर्वेशन भी इस दौरान दिया गया है। 8 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जरूर कहा है। तो नीट परीक्षा के नतीजों पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एनटीए को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी, लेकिन इसकी एक एक डिटेल भी अब आपके सामने रख देते हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार आज क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर यह बड़ी टिप्पणी, एनटीए को जवाब देना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना चाहिए। अब हुआ क्या है, नोटिस देकर जवाब एनटीए से मांगा गया है। जहां तक काउंसलिंग का सवाल है तो फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उन्होंने परीक्षा के जो नतीजे हैं उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाते हुए दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन था। जो बातें तमाम निकलकर सामने आई वो हमने आपके सामने रखी। अब नीट को लेकर अलग अलग छात्रों ने कई तरह की खामियों को लेकर शिकायत की है और हाल में हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। इस टेस्ट को कराने वाली एनटीए के खिलाफ छात्रों का आक्रोश, उनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कल जेएनयू के छात्र संगठन आयसा ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध नीट परीक्षा के नतीजों पर देखा जा रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से आगे अब इस मामले में आगे डेवलपमेंट्स होते हुए हम देख रहे हैं, इस पर पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट को लेकर जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे और शालिनी वाजपेयी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। पीयूष, सबसे पहले आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। अपने लिए राहत की उम्मीद कर रहे हैं वो बड़ी तादाद में वो छात्र जिन्होंने नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पे क्या कुछ हुआ, इसको लेकर जरा डिटेल्स दें। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने जब हेयरिंग शुरू हुई तो एनटीए के जो काउंसिल थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें 8 जुलाई तक का आप समय दें, चूँकि पहले इसके जो याचिका थी वो सीजीआई की बेंच के सामने एक याचिका सुनी जा चुकी थी और उस पर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। हालांकि उन्होंने इस मामले को सीजीआई की बेंच के सामने ही पेश किए जाने की मांग की, लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने इस पर नोटिस जारी करते हुए सभी अन्य याचिकाओं को संबद्ध कर दिया। हालांकि अन्य कुछ याचिकाएं हैं जिनको कल भी मेंशन किया जाएगा। मेरे साथ यहां पर नीट के छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक साथ में हैं। मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो अन्याय हुआ है और किस तरीके से जो धांधली हुई है उसको लेकर के आप मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ यहाँ पर बहुत सारे लेवल पर प्रॉब्लम हुई है। एक तो नीट लीक पेपर का मामला है, दूसरा ये है बच्चों को जो ग्रेस मार्क मिले हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ग्रेस मार्क्स से बच्चे, बताइए 40 बच्चे ऐसे जो 720 में 720 नंबर ले आते हैं, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? उनकी दिल्ली एम्स की सीट बुक हो रही है, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? साथ में कुछ ऐसा मामला भी है कि कुछ बच्चों की ओएमआर सीट मैच नहीं कर रही है। तो अभी जो आज की सुनवाई थी ये बिफोर नीट रिजल्ट के पहले, 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया है उससे पहले की आज सुनवाई थी और इसमें ये एनटीए से कुछ जवाब मांगे गए हैं जो उनको 8 जुलाई तक सबमिट करने हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो रिजल्ट आने के बाद PIL दाखिल हुई हैं उनकी सुनवाई कल और परसों में होनी है, उसमें जरूर कुछ एक कॉन्क्रीट बच्चों के फेवर में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के साथ आएगा। बिल्कुल, तो सुना आपने प्रतिमा कि इसमें अभी उम्मीद है और कल परसों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है और काउंसलिंग पर रोक लगाता है तो छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने लिए राहत की उम्मीद ये तमाम छात्र कर रहे हैं पीयूष, लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा ये आप ही से जानेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आप समझा देते हैं कि नीट की परीक्षा और नतीजों पर क्यों आखिरकार इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों ये सवालों के घेरे में है। आरोप है कि OMR शीट फाड़ी गई, कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, कई छात्रों के नंबर कम है, यानी OMR शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने मिले नहीं। तो सवाल है कि आखिर
शक क्यों ज्यादा गहराता जा रहा है। एक साथ 67 टॉपर नीट के नतीजे में इस बार निकले, ऐसा पहली बार हुआ है। एक ही सेंटर के 8 टॉपर कैसे निकले, ये भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं, जो कि असंभव है। या तो 715 या 716 या फिर 720 अंक ही मिल सकते हैं। इसलिए मांग की जा रही है कि दोषियों पर सख्त एक्शन हो, सीबीआई जांच कराई जाए इस कथित घोटाले की और फिर से एक बार परीक्षा हो। तो ये है वो आरोप और शक, इसको लेकर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर जो मांग है वो भी हमने आपके सामने रखी। लेकिन छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने लिए इंसाफ की मांग करते हुए। शालिनी वाजपेयी का मैं रुख करना चाहूंगी। शालिनी, हम देख रहे हैं कि जेएनयू के जो स्टूडेंट विंग है आइजा, उसने भी जोरदार प्रदर्शन किया और लगातार अपनी मांगे रखी जा रही हैं। अभी इस वक्त जहां आप मौजूद है, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, छात्रों का गुस्सा आप देख ही रहे हैं लगातार, और हमारे साथ वो छात्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे आज, और उनको सिर्फ अब उम्मीद है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनका कहना है कि एनटीए से हमें कोई उम्मीद नहीं रही। आप कहाँ से आई हैं? कोटा से। क्या नाम है आपका? तन्मया शर्मा। आप यहाँ पर क्या मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रखने के लिए आई थी? किस मतलब जो रिज़ल्ट आया है उस हिसाब से, मतलब कितने अनफेयर रिज़ल्ट आया है। बिल्कुल, मतलब मार्क्स के हिसाब से रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब आई है। तो इस हिसाब से मतलब जो हम चाहते थे वो तो बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो ग्रेस मार्क्स वाला पूरा जितना भी है वो हट जाए, उसके साथ साथ रिज़ल्ट रीपब्लिश हो। तो यही मेरी डिमांड है। आपके यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर आई थी? आपकी क्या समस्या है? मैम, मैं चाहती थी कि एटलीस्ट रीएवल्यूशन हो रिजल्ट वगैरह का, और अगर पेपर लीक वाला कोई ऐसा सीन है तो रीनीट भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैम एज ए 720 मार्क्स लाना 60 का मतलब री एग्जाम हो। आप ये जी बिल्कुल, अगर पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चों के साथ एटलीस्ट अगर पेपर लीक होगा तो अनफेयर ही हुआ है, तो अगर रीनीट भी होता है तो उसके लिए भी हम सब तैयार है, बट एटलीस्ट इन्हें हमारे फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहिए एनटीए को। तो देखिए, और भी स्टूडेंट है। आपका नाम क्या? आप कहाँ से? सालिम, दिल्ली से हूँ मैं। तो आपकी क्या समस्या थी? क्या आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या? मैम, हमने जो नीट एग्ज़ाम दिया था इस बार, ये सोच के दिया था कि इस बार हमारा एडमिशन हो सकता है कि हमारे 660 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने रैंक वगैरह दिखाई तो 22 के हमारी रैंक आई है, जिसमें दिल्ली में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लास्ट टाइम भी जो रैंक थी, लास्ट टाइम जो थी जहाँ पे क्लोजिंग हो गया था पूरा मेडिकल सीट मिलना, तो 20। क्या चाहते, क्या मांग क्या है आपकी? मैम, हमारी मांग बस यही है कि जो जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उनके पहले ग्रेस मार्क्स हटाए जाएं, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स इन्होंने अप्लाई करे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए लगाएं, क्लैट के 2018 वाले के लिए, जिसमें जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंप्यूटर टाइम नोट करता है, हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हर चीज़ का वो टाइम नोट करता है, तो इससे एक्यूरेसी बच्चे की मेज़र करी जा सकती है। बट नीट एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो उसमें तो बच्चे की कोई एक्यूरेसी मेज़र करी नहीं जा सकती, तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स का वाला पैटर्न के यूज़ करा है इसमें। जिन्हें टाइम लेट मिला था उन्हें टाइम देना चाहिए था अलग से। तो हमारी बस यही ग्रेस मार्क्स हटाएं, जिन्हें गलत से पेपर मतलब जिन्हें गलत मार्क्स मिले हैं उनको मार्क्स हटाए जाएं। जिन्हों को बता रहे हैं पेपर लीक हुआ है तो उनकी पहले जांच करी जाए अच्छे से, उन्हें पहले सही से नंबर दिए जाएं, और हमारा अगर हो सके पॉसिबल हो तो हम आपकी गुहार क्या है सुप्रीम कोर्ट से? मैम, ये जो अभी एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे स्कैम और स्कैंडल हुए, तो हम चाहते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी से जवाब मिले कि किसको ग्रेस मार्क किस क्राइटेरिया पे दिया गया है, और अगर ये जो पेपर लीक के न्यूज़ चल रही है इसके लिए तो कुल मिलाकर छात्र इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं शालिनी, जैसा कि मैं सुन पा रही हूँ कि परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उस पर किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक साथ 67 टॉपर्स निकलकर सामने आए हैं नीट में, वो भी एक सेंटर के 8 टॉपर्स। तो इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अपडेट्स अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले की। रियासी हमले पर जांच एजेंसियों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 महीने पहले पीओके के खैगल में साजिश रची गई थी। सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सनम जफर को लेकर इकट्ठा हुए थे 300 से 400 जिहादी। जलसे में जल्द हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी वारदात को अंजाम देने का आह्वान भी किया गया था। कश्मीर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब का लेटर पढ़कर युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काते हुए आह्वान किया गया था। आईएसआई के इशारे पर बुलाई गई थी ये सभा, और जानकारी है कि सभा में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा JKLF से जुड़े कई खूंखार चेहरे भी मौजूद थे।
जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा था। श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला लश्कर आतंकियों ने किया और इसको लेकर जो जानकारी है कि आपके सामने जानकारी है कि अबू हमजा को जिम्मेदारी मिली थी। 40 से 50 लोगों को मारने की ये पूरी साजिश है, जिसका खुलासा हुआ है पीओके में। 3 महीने पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी। खैगल में आतंकियों की सभा हुई थी, जिसमें ये आह्वान किया गया था। लश्कर, जैश, JKLF के आतंकी इस सभा में मौजूद थे। ISI के इशारे पर यह सभा बुलाई गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला गया था। अब भारत के खिलाफ फिर आतंकी साजिश आखिरकार क्यों, इसके लिए कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्यों इस तरीके से लगातार पाकिस्तान की एक साजिश जो है वो बेनकाब हो रही है। ISI अपने जिहादी तंजीमों को दोबारा खड़ा कर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पर FATF की तलवार हट चुकी है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। IMF, चीन की मदद से आर्थिक संकट भी पाकिस्तान का कुछ हद तक कम हुआ है। कश्मीर को फिर से डिस्टर्ब करने की साजिश पर इस बीच काम पाकिस्तान में शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश उसकी तरफ से की जा सकती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ट्रेनिंग कैंप बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर एक्टिविटी नजर आ रही है। ISI ने POK और दूसरी जगहों पर बंद किए आतंकी कैंप। पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटक रही थी, लेकिन ये यहां पर इनको कुछ हद तक राहत मिलती देख इन्होंने अब इसका बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया है और आतंकियों को भारत की सीमा में ये लगातार दाखिल करवा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान सालों से सीमा पार आतंक फैलाता आया है। सीमा पार आतंक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। डॉक्टर S जयशंकर ने यह साफ कर दिया है। चीन और पाकिस्तान की स्थिति अलग अलग है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश होगी, ये डॉक्टर S जयशंकर की ओर से कहा गया। मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया। तो वह कृपया आप उसको देख लें। आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. और अब बात करते हैं सिखों के अपमान की पाकिस्तानी एजेंडे की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। सिखों पर कामरान अकमल ने आपत्तिजनक बयान दिया था। न्यूज शो के दौरान सिखों पर यह टिप्पणी की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार के बाद ये टिप्पणी की थी और इस पर अब जमकर विवाद हो रहा है। कामरान अकमल के बयान पर हरभजन सिंह ने जवाब दिया है। अकमल को याद दिलाया सिखों का योगदान। तो हरभजन सिंह ने कामरान अकमल के इस विवादित बयान पर अब जवाब देते हुए उन्हें सिखों का जो योगदान है वो याद दिलाया। हरभजन ने अकमल को जो जवाब दिया है उसको भी जान लीजिए। हरभजन की ओर से कहा गया है, कामरान अकमल तुम पर लानत है। गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानो। हम सिखों ने आपकी माताओं बहनों को बचाया, उनका आक्रमणकारियों ने अपहरण कर लिया था। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी कृतज्ञता तो दिखाओ। तो ये कहते हुए हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को जवाब दिया है। और इस बीच कामरान अकमल ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, सिख समुदाय से कामरान अकमल ने माफी मांगी है। जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद सिख समुदाय से माफी मांगता हूं, कामरान अकमल ने ये कहा। तो सिख समुदाय से माफी मांगते हुए कामरान अकमल ने क्या कहा, अब ये भी समझ लीजिए। मुझे अपनी टिप्पणी पर गहरा खेद है। हरभजन और सिख समुदाय से मैं माफी मांगता हूं। मेरे शब्द शर्मनाक और अपमानजनक थे। मैं सिख समुदाय का सम्मान करता हूं। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, ये कहते हुए माफी मांगी गई।
और इस बीच खास तस्वीरें सामने आ रही है। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जब वो गृह मंत्रालय का रुख कर रहे थे। जैसे ही वो गृह मंत्रालय पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है अमित शाह ने। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। कल ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज मोदी 3.0 के तमाम मंत्रियों ने कार्यभार संभालने की शुरुआत कर दी है। आमोद राय हमारे संवाददाता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालते हुए अमित शाह। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री के तौर पे उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और अब आगे निकल गए हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर के तौर पे कार्यभार संभालने के लिए गृह मंत्रालय से वो निकल कर जा चुके हैं लोधी रोड, जहां पे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है और वहां पे भी कार्यभार संभालेंगे। उससे पहले जिस तरह से वो पुलिस मेमोरियल पहुंचकर तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उन्होंने आज पद अपना ग्रहण किया, अपनी कुर्सी ग्रहण की गृह मंत्रालय की दोबारा। और निश्चित तौर पर अमित शाह देश के बेहतरीन गृह मंत्रियों में शुमार होते हैं और उन्होंने जो फैसले अब तक लिए हैं उससे आगे की चुनौती उनके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको अभी आगे CAA को इम्प्लीमेंट कराना है, उनको देश भर में UCC लागू कराने की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ कराना है। जो बीजेपी के बहुत दिल के करीब है, बीजेपी के जो एजेंडे हैं उनको पूरा कराना उनको एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इससे पहले जो 5 सालों में उन्होंने किया है, धारा 370 को हटवाने की बात हो या उसके बाद ट्रिपल तलाक की बात हो या इस तरह के जो भी फैसले उन्होंने करवाए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े फैसले हैं। CAA को लागू करवाना, उसकी रूलिंग बनवाना, उसके अलावा IPC CRPC को मैं चाहूंगी पूरा चेंज करवाना। हमारे साथ बने रहें क्योंकि दरअसल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपका अपडेट चाहूंगी। अभी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे JP नड्डा। सोर्सेज ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे, मंत्रालय के साथ पार्टी का काम देखेंगे JP नड्डा। जानकारी के मुताबिक अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर-अक्टूबर तक संभव है। जल्द कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है JP नड्डा ही ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आमोद जी, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि फिलहाल JP नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए JP नड्डा का जो अध्यक्षीय कार्यकाल है वो इस महीने के आखिर तक है और उसके बाद से नए अध्यक्ष को बिठाने की बीजेपी को मजबूरी भी होगी, नहीं तो फिर उनको एक्सटेंशन देना होगा। इस लिहाज से बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। JP नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद उनका चुनाव हुआ था। उसी तरह से एक नया कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आरंभ जो की जाएगी वो सितंबर-अक्टूबर तक पूरा होगा, क्योंकि बीजेपी में जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो 3 से 4 महीने का लेंदी प्रोसेस होता है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से सेंट्रल स्तर तक चुनाव होता है और इस पूरी प्रक्रिया में अध्यक्ष के चुनाव में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो इस महीने के आखिर तक मिल जाएगा और उसका जो पूर्णकालिक चुनाव होगा वो सितंबर-अक्टूबर तक होगा। हालांकि ये अभी कोई कयासबाजी नहीं लगाई जा सकती कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, इस पर निगाहें हैं, इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर अभी आगे कौन हो सकता है इसकी जानकारी कहीं से भनक भी नहीं लग रही है। जरूर उसके ऊपर चर्चा, चिंतन मंथन मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते तक पूरा कर लिया जाएगा, संडे से मंडे के बीच में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद राय आपका। मोदी सरकार के 3 और मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया है। आपको 3 तस्वीरें जल्दी से दिखाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने पदभार संभाला, तो राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उनके साथ उनका परिवार भी इस दौरान मौजूद था। वहीं बिहार से आने वाले JDU सांसद ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभाला। तीनों की तस्वीरें आपके सामने। तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने पदभार संभाला। उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ हैं। सर, आपने संसदीय कार्य मंत्रालय का भार संभाला है, कितनी बड़ी चुनौती है तब जब विपक्ष इस बार नंबर्स में बहुत मजबूत होकर आया है? देखिए, हर पद चुनौती भी है, अवसर भी है।
मैं इसको अवसर मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है और इस लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है और संसद में कैसे चले, सब मिल कर के एकजुट हो कर के लोकतंत्र को और मजबूत कैसे करें, ये हम सब का जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा 18वीं लोकसभा और राज्यसभा का साथ मिल कर के अच्छा चलेगा और सब एक साथ मिल कर के काम करने का कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम करने का मंत्र रहेगा। एक विपक्ष तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि जैसे 10 साल तक संसद चली वैसे ही चलेगी, बुलडोज किया जाएगा बिल्स को। अभी ये विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सब मिलके काम करना है, तो विपक्ष हो या पक्ष सबको एक साथ काम करना है।